सुप्रभात बच्चों। अब हम व्याकरण के अगले प्रकरण समास के विषय में जानेंगे। इससे पहले एक छोटा सा निरीक्षण। एक अध्यापिका द्वारा कुछ वाक्यांशों के लिए बच्चों से एक शब्द बनवाए गए। वाक्यांश क्या थे? चिकित्सा के लिए आले। बच्चे ने उत्तर दिया चिकित्सालय। अनेक शब्दों के लिए इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द बना चिकित्सालय। अध्यापिका ने फिर दूसरा प्रश्न किया 9 रत्नों का समूह। बच्चे ने उत्तर दिया नवरत्न। फिर शिक्षिका ने पूछा जीवन भर। बच्ची ने उत्तर दिया आजीवन। बच्चों, आप इस पूरी प्रक्रिया में देख रहे होंगे कि कुछ वाक्यांश हैं, उसके लिए एक शब्द बनाए गए हैं और उन एक शब्दों में इन वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि समास क्या है। समास क्या है? इन्हीं वाक्यांशों का संक्षिप्त रूप। एक बार इसकी परिभाषा। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अभी हमने कुछ उदाहरण देखे, जैसे चिकित्सा के लिए आलय। कितने शब्दांश हैं यहाँ पर? चिकित्सा 1, के 2, लिए 3, आलय 4 और इन शब्दांशों का एक शब्द बना चिकित्सालय। अर्थात अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब समास दो तरह के, वो समास के दो रूप या समास बनाने की जो प्रक्रिया है वो दो तरह से है। एक समस्त पद और दूसरा समास विग्रह। ठीक है, समस्त पद क्या होते हैं? इन सभी को एकत्रित करके एक बना देना कहलाता है समस्त पद, और इस एक शब्द को परिवर्तित करके वाक्यांश में परिवर्तित कर देना होता है समास विग्रह। समास की कुछ प्रक्रिया पढ़ते हैं। समास की प्रक्रिया में से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समझिए आप, समास की प्रक्रिया में वाक्यांश से या शब्दांशों के एक रूप को समस्त पद कहते हैं। जैसे राजकुमार, और इसका विग्रह करें तो क्या होगा? राजा का कुमार। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब विभाजित कर देना, उसे टुकड़ों में तोड़ देना। तो राजकुमार समस्त पद है, राजा का कुमार, राजा का पुत्र समास विग्रह है। ठीक है, आगे समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं। ठीक है, सदैव क्या होता है, जो समस्त पद हैं इसमें दो पद होते हैं। जैसे राज प्लस कुमार, एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। एक पहला पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, जैसे पूजा घर, तो पूजा क्या है? पहला वाला पूर्व, और दूसरे वाले को उत्तर पद कहा जाता है। बच्चों, इतना समझ में आया होगा। समास अनेक शब्दों के संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। समास की प्रक्रिया में दो प्रक्रियाएं होती हैं। समस्त पद अर्थात वाक्यांशों से एक शब्द बनाना, और समास विग्रह एक शब्द से वाक्यांश में परिवर्तित कर देना। आगे बढ़ते हैं। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। याद रखिए, मुख्य कितने हैं? 6 भेद। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है, ठीक है, जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, और पहला पद जो होता है वो पूर्व पद जो होता है वो संबंध कर्ता से संबंध के विषय में बताता है। तो तत्पुरुष समास क्या है? इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा वाला उत्तर पद कौन सा होता है? दूसरा वाला पद प्रधान होता है।
इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह आप सभी ने पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए कारक चिन्ह आप सभी ने पढ़े हैं। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का बोध होता है। इस हिसाब से इसके उपभेद होते हैं। ठीक है, उपभेद कितने होते हैं? 6। कैसे? पहला है कर्म, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में को वर्ण का, को शब्द का भेद होता है। ठीक है, और कर्म मतलब उसने अपने कर्म से किसी चीज़ को प्राप्त किया है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, उसने परिश्रम किया, उसने मेहनत की और उसने किस चीज़ को प्राप्त किया? कर्म को। ऐसे ही स्वर्ग प्राप्त, तो अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी क्रियाओं से उसने स्वर्ग को प्राप्त किया। दूसरा आता है करण तत्पुरुष समास। करण का मतलब समझते ही हैं, किस चीज़ के द्वारा या किस चीज़ की सहायता से। तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास में क्या है? शोकाकुल, शोक से आकुल। किस चीज़ से व्याकुल है व्यक्ति? शोक से। किस कारण से व्याकुल है व्यक्ति? शोक से। तुलसी कृत, किसके द्वारा रची हुई रचना है वो? तुलसी द्वारा। तो इसमें से या द्वारा चिन्ह का लोप होता है, वो होता है करण तत्पुरुष समास। फिर आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान मतलब समर्पित हो जाना। इसके लिए लोप होता है के लिए चिन्ह का। जैसे चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर। जो वो घर है वो किसके लिए समर्पित है? चिड़िया और पशु पक्षी के लिए है। रसोई घर, रसोई घर अर्थात वो जो कमरा है, वो घर जो है वो किसके लिए समर्पित है? रसोई के लिए। ऐसे ही विद्यालय, तो जो एक बिल्डिंग है, एक आलय है, वो किसके लिए समर्पित है? विद्या के लिए। चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल, तो वहाँ पर क्या है? सिर्फ चिकित्सा ही होती है, वो किसके लिए समर्पित है? चिकित्सा के लिए। तो जहाँ पर कोई विशेष किसी चीज़ के लिए समर्पित हो, किसी चीज़ के लिए प्रयोग में हो, वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए चिन्ह का लोप होता है। आगे है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में से शब्द का, से चिन्ह का लोप होता है। जैसे भय भीत, भय से भीत। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है बच्चों कि अपादान में भी से चिन्ह का लोप हो रहा है और यहाँ पर करण में भी से चिन्ह का लोप हो रहा है। तो इन दोनों में आप अंतर कैसे समझेंगे? तो एक साधारण सी बात कि जहाँ पर करण होता है वहाँ पर हम उस चीज़ से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ तो मैं इस पेन से जुड़ी हूँ। अकाल पीड़ित वो उस कष्ट से जुड़े हुए हैं। और अपादान में क्या होता है कि उस भाव को हम महसूस करते हैं लेकिन हम उससे जुड़े नहीं है, यानी कि हम उसे अपने आप से भिन्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भयभीत, भय से भीत, वो डर से डरा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने डर को समाप्त कर सकते हैं। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, तो उसे क्या किया? यहाँ पर हम जैसे अलग करने वाली चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं? बंधन से उसको मुक्त कर सकते हैं। देश निकाला, देश से निकाल दिया, अर्थात वो उस चीज़ से मुक्त भी हो सकता है। अब आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध अर्थात दो चीज़ों के बीच संबंध बताया जाए। यहाँ पर का, के, की चिन्हों का लोप होता है। जैसे गंगा जल, तो इस जल का संबंध किससे है? गंगा से। राजपुत्री, पुत्री का संबंध किससे है? राजा से। देशवासी, वासियों का संबंध किससे है? देश से। तो जहाँ पर संबंध बताया जाए वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। अब आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में जैसे हमें किसी को अपने अधीन कर लिया हो, किसी को अपने वश में कर लिया हो, तो वहाँ होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें में और पर चिन्हों का लोप होता है। जैसे ध्यान मग्न, तो क्या है? वो व्यक्ति पूरी तरह से ध्यान में मग्न है, वो इतनी श्रद्धा के साथ ध्यान कर रहा है कि उसे आसपास की चीज़ों का ज्ञान नहीं रहता। सिर दर्द, तो क्या है? इस दर्द ने सिर को अपने कब्जे में कर लिया और व्यक्ति दर्द से
पीड़ित है। कार्य कुशल, कुशलता में व्यक्ति, अपने कार्य में व्यक्ति इतना कुशल हो गया कि ये गुण उसके अंदर समाहित हो गया, अर्थात वो उसके अंदर पूरी तरह से कुशलतापूर्वक किसी भी कार्य को कर सकता है। तो अभी हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, और अधिकरण। अगला आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। क्या होता है? विशेषण और विशेष, मतलब किसी एक चीज़ की विशेषता बताई जाती है और वो जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है वो भी उसमें समाहित होता है। ठीक है, जैसे पीताम्बर, तो पीला क्या है? विशेषता, और अंबर क्या है? विशेष। पीला है जो अंबर वो है पीताम्बर। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक पद की विशेषता बताई जा रही है और दूसरा पद विशेष्य है। लाल किला, लाल है जो किला, तो किला क्या है? विशेष्य, और विशेषण क्या है? लाल। आगे हमारा आता है द्विगु समास। बच्चों, सबसे सरल समास है। जिस समास का प्रारंभ संख्या से होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंजाब, 5 आवों अर्थात नदियों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों अर्थात वर्षों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। तो आपने देखा प्रत्येक विग्रह संख्या से प्रारंभ हो रहा है, प्रत्येक समस्त पद भी संख्या से ही प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे सरल द्विगु समास। अब आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब जानते हैं? व्यय मतलब खर्च करना, और अव्यय मतलब जिसे हम खर्च नहीं कर सकते, अर्थात जो चीज़ हम में समाहित हो चुकी है हमेशा से। तो जैसे यथा समय, अर्थात समय के अनुसार। सूरज प्रातः में निकलता है तो प्रातःकाल में ही निकलेगा। रात्रि में चंद्रमा निकलता है तो वो चंद्रमा समय अनुसार ही निकलेगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अर्थात आप में जितनी क्षमता है आप उतना ही काम कर सकते हैं। आप प्रयास भी जब तक कर सकते हैं जब तक आपकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, और शक्ति के समाप्त होते ही आप कार्य करने में असफल होने लगते हैं। प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिक्षण, हर क्षण, अर्थात जो चीज़ जितनी फिक्स कर दी गई है, जितनी है, उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। रातों रात मतलब रात ही रात में। तो इस समास का रातों रात का मतलब क्या है? कोई भी क्रिया की तो उन्होंने एक समय में कर दी, वो भी रात रात के समय में। कानों कान मतलब कान ही कान में, एक बात एक कान से दूसरे कान में ही पहुंच गई। भर पेट, पेट भरकर, अर्थात पेट भरने के बाद आप उससे ऊपर भोजन नहीं कर सकते। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि का अगर हम संधि विच्छेद करें तो बहु मतलब बहुत, व्रीहि मतलब विग्रह, समास मतलब समास। तो ऐसे समास जो एक से अधिक विग्रह लिए हों, जिनके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, तो इसका पहला विग्रह क्या हो गया? लंबा है जिसका उधर। तो अगर हम सिर्फ ये कहेंगे लंबा है जिसका उधर, तो ये कौन सा हो सकता है? कर्मधारय समास। ठीक है, और हमने कह दिया लंबा है जिसका उधर अर्थात गणेश, तो हमने क्या किया? यहाँ पर 2 अर्थों को बताया, तो एक से अधिक अर्थ हो गए, अर्थात यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। ऐसे मुरलीधर, मुरली को धारण किए है, तो मुरली को धारण तो कोई भी कर सकता है, मुरली बजाने वाला भी कर सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 अर्थ बता दिए। मुरली को धारण किए हुए अर्थात श्री कृष्ण, हमने किसी एक को संबोधित कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? बहुव्रीहि समास। अगला आपका आता है द्वंद्व समास। बेटा, दा शब्द से आपने 2 समास को पढ़ा, एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास। तो इन दोनों में आपको किसी भी तरह का कोई संदेह ना हो, उसके लिए एक छोटी सी पहचान कि द्विगु समास में संख्या होती है, और द्वंद्व जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम इनको 2 भागों में बांटें तो द और व
दोनों बराबर बराबर विच्छेद होते हैं। अर्थात ऐसे समास जिनके दोनों पद समान हों। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि नाम में भी दोनों पद समान हैं। तो ऐसे समास जिनके दोनों पद समान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, जैसे सुख दुख, सुख या दुख। अब यहाँ पर इनका विग्रह करना भी बहुत आसान है। और या तथा लगता है, अथवा लगता है, और जब समस्त पद बनाते हैं तो सिर्फ एक चिन्ह लगता है। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है और बहुब्रीहि समास में एक से अधिक अर्थ प्रकट किए जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण बता रही हूँ, घनश्याम घन के समान, तो ये क्या हो गया, बादल मतलब कर्मधारय समास। और घन के समान श्याम अर्थात श्री कृष्ण, काले बादल, तो उन्होंने कह दिया कर्मधारय समास। और काले बादल अर्थात जैसे कि श्री कृष्ण, तो वो हो गया बहुब्रीहि समास। कमल नैन, कमल के समान नैन, कमल के जैसे जिसके नैन हैं तो वो हो गया कर्मधारय समास। कमल के समान नैन हैं जिनके अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर दो अर्थ बता दिए, तो कौन हो गया, बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास हो सकते हैं आपकी समास विग्रह के आधार पर। ठीक उसी तरह से द्विगु समास और बहुब्रीहि समास भी हो सकते हैं आपके विग्रह के आधार पर। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह, 10 हैं सिर जिसके, तो अगर हमने सिर्फ इतनी व्याख्या की तो क्या हो गया, द्विगु समास। हमने कहा 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो हो गया बहुब्रीहि समास। नेत्र, त्रिनेत्र, तो 3 नेत्रों का समूह द्विगु समास। 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास। आशा करती हूँ कि आपको समास में किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं होगा। अब एक बार हम फिर से दोहराते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मेल कर उनका संक्षिप्त रूप बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करके उसे पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। शब्दों को तो एक शब्द में बनाना समस्त पद कहते हैं। एक शब्द को विग्रह करके उसके वाक्यांश में परिवर्तित करना समास विग्रह होता है। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययी समास में पूर्व पद प्रधान होता है जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। विशेष ध्यान रखना होगा इस बात का। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, जबकि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कर्मधारय समास में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जबकि द्विगु समास में सब पूर्व पद पहला पद कौन सा होता है, संख्यावाचक।